Keep watching Malik Law TV. नाजरीन, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान अदील मलिक। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल और पेश किया जाता है आपकी खिदमत में हर पीर की शब 8 से 9 बजे तक मलिक लॉ चैम्बर सोलिसिटर्स के ताउन से मलिक लॉ टीवी पे। नाजरीन, इस प्रोग्राम के 2 सेगमेंट होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं देता हूं आपको इमिग्रेशन लॉ के मतलब अपडेट्स और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम देते हैं आपको आपके सवालात के जवाबात। अगर आपके पास भी कोई इमिग्रेशन लॉ के मतलब सवाल है, पेचीदगी है, कन्फ्यूजन है तो आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliklaw.tv और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें। नाजरीन, इसी के साथ बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की जानब और आगाज करते हैं इमिग्रेशन अपडेट्स का। नाजरीन, जिस तरह मैं आपको बताता रहता हूं कि इमिग्रेशन लॉ का जो एरिया है बहुत तेजी से बदल रहा है। बहुत सी चेंजेस हुई हैं गुज़िश्ता कुछ सालों में और बहुत सी चेंजेस आने वाले कुछ अरसे में एक्सपेक्टेड हैं। नाज़रीन, अगर हम नज़र डालें कुछ पिछले अरसे में, कुछ पिछले मंथ्स में, तो नाज़रीन अक्टूबर के मंथ में चेंजेस आई थी। अक्टूबर 2013 में 2 सिग्निफिकेंट चेंजेस आई थी इमिग्रेशन रूल में। जो फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे होम ऑफिस की जानब से 1 अक्टूबर 2013 से, और सेकेंड चेंजेस कुछ आई थी अक्टूबर के मंथ में 28 अक्टूबर से। अब नाज़रीन, अगर हम पहले नजर डालें उन चेंजेस के ऊपर जो इन्फोर्स की गई है इमिग्रेशन रूल्स में और अमेंड हुए इमिग्रेशन रूल 1 अक्टूबर से। नॉर्मली नाजरीन ये जो चेंजेस हैं कोई बड़ी चेंज नहीं है, नॉन सब्सटेंशियल चेंजेस हैं। जिस तरह नाजरीन एक जो आप समझे पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है होम ऑफिस की जानब से वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो ख़त्म कर दी गई है उन इंडिविजुअल्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं टीयर 2 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर वीजे के अंदर। इसी तरह नाज़रीन अगर हम बाकी चेंजेस जो की गई थी होम ऑफिस की जानिब से 1 अक्टूबर से जो इन्फोर्स होगी उन पे नजर डालें तो एक और जो पॉजिटिव चेंज थी वो ये थी कि अगर कोई यहाँ पे ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर वीजे के ऊपर है तो अब उसके लिए आसान है कि वो स्विच कर सकता है अपना स्टेटस टीयर 2 वीजे के अंदर, टीयर 2 जनरल वीजे के अंदर, बशर्ते उसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाए किसी ऐसे एम्प्लॉयर की जानब से जिसके पास होम ऑफिस की तरफ से लाइसेंस है। नाज़रीन, इसी तरह एक और जो पॉजिटिव चेंज आई है वो आई है स्टूडेंट्स के हवाले से। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता होगा जो लोग इमिग्रेशन लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे काम नहीं कर सकते, फुल टाइम रिस्ट्रिक्टेड वर्क वो कर सकते हैं टर्म टाइम के दौरान। नाज़रीन, चेंजेस आई हैं इमिग्रेशन रूल में जिससे स्टूडेंट को एनेबल किया है कि वो अप्लाई कर सकते हैं टीयर 5 वीजे के अंदर अगर वो यहाँ पे कोई इंटर्नशिप करना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसी तरह नाज़रीन जो विजिटर वीज़े को अगर हम देखें तो विजिटर वीज़े में 2 पॉजिटिव चीज़ें आई हैं इमिग्रेशन रूल में। जो पहली पॉजिटिव थिंग है वो ये है कि होम ऑफिस अब अलाउ करता है उन लोगों को जो यहाँ पे विजिट वीज़े के ऊपर हैं कि वो कुछ स्टडी में पार्ट लें, कुछ स्टडी करें यहाँ पे एज फार एज जो स्टडी है उनका मेन पर्पज़ ना हो। तो नाज़रीन कोई अगर छोटा मोटा कोर्स हो, बहुत ही कोई लाइट सी स्टडी हो, वो एप्लीकेंट कर सकता है। बट अगेन अगर कोई यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए तो उसे टीयर 4 वीज़ा लेना होगा। इसी तरह नाज़रीन एक और आप समझे जो पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानब से वो बिजनेस विजिटर्स के हवाले से है और इस कैटेगरी को मोर अट्रैक्टिव बनाया गया है ताकि इससे ब्रिटिश यूके की इकॉनमी को फ़ायदा हो। अब नाज़रीन ब्रिटिश विजिटर का जहाँ तक ताल्लुक है तो उनके अब ज़्यादा आप समझे सहूलत दी गई हैं, उनमें ज़्यादा रिलैक्स रूल किए गए हैं कि वो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे वो छोटी मोटी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, देख सकते हैं कि वैसे यूके उनके लिए सूटेबल प्लेस है कि नहीं। इसी तरह नाज़रीन कि अगर कोई बिजनेस विजिटर आता है तो वो दोबारा विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकता है अगर वो कंडीशंस फुलफिल करता है। नाज़रीन, अब अगर हम देखें एक जो नेगेटिव चेंज आई है 1 अक्टूबर को वो ये है कि पर्सपेक्टिव स्टूडेंट विजिटर का जो वीज़ा था वो ख़त्म कर दिया गया है होम ऑफिस ब्रिटिश हाई कमीशन की जानब से। इसका ये मतलब
है अब किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पर्सपेक्टिव स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर अप्लाई करे। नाज़रीन, ये जो कैटेगरी थी नॉर्मली उन लोगों के लिए होती थी जो यूके में आना चाहते थे, या तो कोई शॉर्ट टेस्ट या कोर्स अटेंड करने के लिए, या फिर आना चाहते थे यूके देखने के लिए कि वैदर यूके सूटेबल प्लेस है कि नहीं। नॉर्मली नाज़रीन ये कैटेगरी उन लोगों के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव थी जो यूके में आते थे कोई बहुत शॉर्ट कोर्स या कोई टेस्ट पास करने के लिए, टेस्ट बैठने के लिए। नाज़रीन, अगर अब हम मूव हूँ उन चेंजेस की तरफ जो होम ऑफिस की तरफ से आई हैं 28 अक्टूबर से। नाज़रीन, 28 अक्टूबर से ये जो चेंज है ये काफ़ी बड़ी चेंज है और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है इंडिविजुअल्स के लिए जो यहाँ पे यूके में हैं और जो अप्लाई करेंगे इंडेफिनेट लीव टू रिमेन या फिर नेशनलाइजेशन के लिए। अब नाज़रीन, 28 अक्टूबर से पहले ये होता था कि अगर कोई यहाँ पे अप्लाई करता है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए या फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए जिसे नेशनलाइजेशन भी कहते हैं, तो उसे या तो लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करना था या फिर ईसॉल की रेलेवेंट क्वालिफिकेशन हासिल कर लेनी थी और उसकी एप्लीकेशन जो है होम ऑफिस वाले एंटरटेन करते थे और वीज़ा दे देते थे या नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन जो है अप्रूव कर देते थे। अब नाज़रीन, 28 अक्टूबर के बाद जो चेंज आया है वो चेंज आया है नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और लाइफ इन द यूके के हवाले से, और मेनली जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सख्त कर दी गई है। इसका ये मतलब है कि अगर अब कोई अप्लाई करता है ईदर ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए या फिर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए तो उसे दोनों टेस्ट पास करने पड़ेंगे। इससे ये मतलब है कि उसे इंग्लिश लैंग्वेज भी शो करनी पड़ेगी और उसे लाइफ इन द यूके की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी पड़ेगी। इसका ये मतलब है कि अब एप्लीकेंट्स को 2 टेस्ट पास करने पड़ेंगे। लाइफ इन द यूके टेस्ट से उसे पास करना पड़ेगा, उसके साथ साथ उसे ये भी शो करना पड़ेगा कि उसकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक खास लेवल की है, वो कम्युनिकेट कर सकता है यूनाइटेड किंगडम में और कम्युनिटी में घुल मिल गया है। अब नाज़रीन, जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज का ताल्लुक है तो अगर किसी के पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है जो कंसीडर की जाती है बैचलर लेवल के इक्विवेलेंट, यूनाइटेड किंगडम बैचलर लेवल के इक्विवेलेंट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं होम ऑफिस में ऑन द बेसिस कि इवन दो उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं है बट वो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है स्टैंडर्ड किया है और उनके पास क्वालिफिकेशन है जो उन्होंने हासिल किया है यूनाइटेड किंगडम से। इसी तरह नाज़रीन, अगर किसी इंडिविजुअल के पास कोई क्वालिफिकेशन ऐसी है जो यूनाइटेड किंगडम से नहीं हासिल की गई तो वो भी अप्लाई कर सकता है अगर उसकी जो ओवरसीज़ क्वालिफिकेशन है वो इक्विवेलेंट समझी जाती है यूनाइटेड किंगडम बैचलर डिग्री। इसके लिए नाज़रीन अमूमन इंडिविजुअल्स को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूके नारिक की के नाम से उनको, और वो एप्लीकेंट की जो क्वालिफिकेशन है उसको देखते हैं और सेटिस्फाई करते हैं कि वेदर इसकी क्वालिफिकेशन जो है वो इक्विवेलेंट है यूके बैचलर लेवल के कि नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ टाइम होता है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मिलेंगे ब्रेक के उस पार मजीद इमिग्रेशन अपडेट्स के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ टीवी। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। वहीं से शुरू करते हैं अपडेट्स का सिलसिला जहां पे हमने छोड़ा था ब्रेक से पहले और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की जानब। अब नाजरीन, ये जो अपडेट है ये है उन लोगों के लिए जो यूनाइटेड किंगडम में हैं और जो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से आए हैं या फिर ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब नाजरीन, जिस तरह आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि बुल्गारिया और रोमानिया ने EU ज्वाइन किया था 2007 में। जब नाजरीन इन दो ममालिक ने EU ज्वाइन किया था तब इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी यूके गवर्नमेंट ने कि इन्हें डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी लेबर मार्केट की 2014 जनवरी तक। अब नाज़रीन जनवरी 2014 आ गया है
और अब ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये ख़त्म हो चुकी है 1 जनवरी 2014 से। इसका ये मतलब है कि अब अगर कोई यहाँ पे बुल्गारियन और रोमानिया नेशनल है, यूनाइटेड किंगडम में रहता है, उसे परमिशन के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। वो यहाँ पे काम कर सकता है, एम्प्लॉयर उसे काम दे सकता है ऑन द बेसिस के वो उनके पास यूरोपियन सिटीजनशिप है और वो यूके में रह सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं अगर वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करते हैं। अब नाज़रीन, जनवरी से पहले ये होता था, 1 जनवरी से पहले कि बुल्गारिया और रोमानिया नेशनल्स को होम ऑफिस में अप्लाई करना पड़ता था परमिशन के लिए अगर वो यहाँ पे काम करना का इरादा रखते थे, और एक दफ़ा उन्हें परमिशन मिलती थी होम ऑफिस की जानब से, फिर ही वो यहाँ पे काम कर सकते थे, एम्प्लॉयर उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे सकता था। बट अब नाज़रीन ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया, अब वो डायरेक्ट काम कर सकते हैं और उन्हें होम ऑफिस की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन इसी तरह अब अगर हम बढ़े उन चेंजेस के हवाले से जो इमिग्रेशन रूल में आई हैं लास्ट मंथ दिसंबर से। नाज़रीन अब जो दिसंबर का मंथ था उसके बिगिनिंग में 1 दिसंबर से चेंजेस आई हैं इमिग्रेशन रूल में। नाज़रीन अगेन ये जो चेंजेस हैं कोई बड़ी चेंजेस तो नहीं है, बट एप्लीकेंट्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट का सामना हो सकता है अगर वो इरादा रखते हैं कोई ऐसी एप्लीकेशन करने का जिसके इमिग्रेशन रूल बदले हैं होम ऑफिस की जानब से। अब नाज़रीन जो मेजॉरिटी ऑफ द रूल्स हैं वो उन लोगों को अफेक्ट करेंगे जो यहाँ पे ऑन फोर्सेस के अंदर काम कर रहे हैं और अपने स्पाउस पार्टनर को बुलाना चाहते हैं आउटसाइड यूनाइटेड किंगडम अगर वो नॉन यूरोपियन नेशनल हैं। अब नाज़रीन उनको अब इमिग्रेशन रूल में क्लियर हो गया है कि उन्हें फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड के साथ साथ अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल इंडेफिनिट या ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है तो उसे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और लाइफ इन द यूके की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। अब नाज़रीन इसी तरह अगर हम देखें और चेंजेस को जो इंट्रोड्यूस की गई हैं होम ऑफिस की जानब से 1 दिसंबर से, तो नाज़रीन एक जो चेंज है वो उन लोगों के लिए को अफेक्ट करेगी जो एप्लीकेशन करने का इरादा रखते हैं काबुल अफ़गानिस्तान से। अब नाज़रीन पहले ये होता था कि अगर कोई अप्लाई करता है काबुल से एंट्री क्लियरेंस वीज़ा तो अमूमन उसे अगर वो अप्लाई करता है 6 मंथ या 6 मंथ से ज़्यादा का वीज़ा तो उसे एक सर्टिफिकेट हासिल करना पड़ता है, TB टेस्ट सर्टिफिकेट, जो सिर्फ वही क्लिनिक इशू कर सकते हैं जो होम ऑफिस से रिकगनाइज करता है और IOM से अथॉरिटी होती है जिनके पास। अब नाज़रीन पहले ये होता ये था कि IOM का जो क्लिनिक था वो काबुल में बंद हो गया था सिक्योरिटी हालात की वजह से, बट अब जो है क्लिनिक काबुल में दोबारा एक्टिव है और इंडिविजुअल्स अगर काबुल से अप्लाई करता है तो वो काबुल से सर्टिफिकेट ले सकता है IOM के क्लिनिक से। इसी तरह नाज़रीन एक और जो चेंज की गई है वो की गई है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे यूके में हैं और जो अप्लाई करते हैं फर्दर एक्सटेंशन के लिए अपना वीज़ा, और अगर उनका कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अब नाज़रीन होम ऑफिस ने काफ़ी चेंजेस की थी और जो टेस्ट था काफ़ी सख्त कर दिया था दिसंबर 2012 में कि अगर कोई यहाँ पे ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है, कोई सेंटेंस हुआ है, उसको कब तक अगर कोई अप्लाई करता है फर्दर एक्सटेंशन के लिए उसकी एप्लीकेशन एक ख़ास पीरियड तक रिफ्यूज़ कर दी जाएगी होम ऑफिस की जानब से। अब नाज़रीन जो 1 दिसंबर से चेंज आया है वो ये आया कि अगर किसी को कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है और उसे नॉन कस्टोडियल सेंटेंस हुआ है और वो अप्लाई करता है किसी कोई एप्लीकेशन विद इन 12 मंथ उसकी एप्लीकेशन होम ऑफिस वाले रिफ्यूज़ कर सकते हैं, और ये जो 12 मंथ होगा ये डेट ऑफ डिसीजन से होगा, डेट ऑफ एप्लीकेशन से नहीं होगा। तो अगर किसी की नॉन कस्टोडियल सेंटेंस है तो उसकी एप्लीकेशन होम ऑफिस वाले रिफ्यूज़ कर सकते हैं अगर वो डिसीजन करेंगे विद इन 12 मंथ्स और फ्रॉम डेट ऑफ नॉन कस्टोडियल सेंटेंस। नाज़रीन इसी तरह जो दिसंबर में एक और मेजर चेंज आई है वो है कि होम ऑफिस ने अपने फॉर्म चेंज किए हैं और कुछ नए फॉर्म इंट्रोड्यूस किए हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप इरादा रखते हैं एप्लीकेशन करने का या कोई आपका अजीज़ इरादा रखता है तो मेक श्योर करें आप करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ करें और करेक्ट फ़ी होम ऑफिस को पे कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना हो सकता है अगर आप रॉन्ग फॉर्म यूज़ करें या रॉन्ग फ़ी पे करें। नाज़रीन अमूमन उन लोगों पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है जो यूके में होते हैं और अप्लाई करते हैं और कभी कभार रॉन्ग फॉर्म
यूज़ करते हैं तो एप्लीकेशन उनकी इनवैलिड होके वापस आ जाती है। इसका ये मतलब है होम ऑफिस वाले उनकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं करते, और अगर उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका होता है तो वो ओवरस्टेयर कंसीडर किए जाते हैं होम ऑफिस की जानिब से, जिससे उनकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पे भी फ़र्क पड़ता है और आगे एप्लीकेशन जो है वो भी रिफ्यूज़ हो सकती है। नाज़रीन, इसी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, कुछ अर्से पहले रूल्स अमेंड हुए थे और एक 28 डेज़ की रिक्वायरमेंट आई थी कि अगर कोई यहाँ पे यूके में है वो अप्लाई करता है 28 डेज़ बाद उसका वीज़ा एक्सपायर होने के, तो उसकी एप्लीकेशन होम ऑफिस वाले ऑटोमेटिकली रिफ्यूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इंडिविजुअल के पास लीव टू रिमेन नहीं थी, यूनाइटेड किंगडम में लीगल स्टेटस नहीं था। तो नाज़रीन, इसीलिए अगर आप एप्लीकेशन करें तो मेक श्योर करें कि आप एक्सपायर वीज़ा होने से पहले एप्लीकेशन करें और करेक्ट फॉर्म, करेक्ट एप्लीकेशन और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट भेजें एप्लीकेशन के साथ, ताकि आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड होके वापस ना आए। नाज़रीन, इसी के साथ टाइम इस सेगमेंट का होता है ख़त्म। ब्रेक के उस पार मिस्टर अली अब मिलेंगे आपको आपके सवालात के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ टीवी। थैंक यू। नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ अली और लंदन से आपको सवाल जवाब के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। अदील मलिक ने इससे पहले आपको लीगल अपडेट्स दी हैं। उम्मीद है कि आपने आज पे मामूल उनका प्रोग्राम पसंद किया होगा। मैं फिर कोशिश करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकूं। और सबसे पहले हम बात करते हैं मिस्टर कासिम के साथ। कासिम कहते हैं कि वो स्टूडेंट के तौर पर UK में आए थे और यहाँ उन्होंने डिग्री कम्प्लीट तो नहीं की, लेकिन वो कहते हैं कि उससे पहले उनकी एक ब्रिटिश सिटीज़न के साथ शादी हो गई थी और उस ग्राउंड पे होम ऑफिस ने उनको 2 साल की लीव ग्रांट कर दी थी। तो कासिम कहते हैं कि उस 2 साल की लीव के दौरान उनसे एक एक्सीडेंट सरजद हो गया और उस एक्सीडेंट वो, चूँकि एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक था और उसमें रोड पे चलने वाले किसी आदमी की डेथ हो गई और उसके बाद ये मैटर कोर्ट में गया और वहाँ वो कन्विक्टेड साबित हो गए और वो कहते हैं कि फिर उनको 6 साल की सज़ा हो गई है। तो कासिम ये कहते हैं कि वो चूँकि उनका जेल में बिहेवियर बहुत अच्छा था और उन्होंने वहाँ बहुत से पॉजिटिव कोर्सेज़ भी किए और उनकी और कोई कन्विक्शन भी नहीं थी और ये हादसा भी बिल्कुल इत्फाकी था, तो इस वजह से उनको जेल से जल्दी रिहा कर दिया गया। लेकिन वो चूँकि प्रिजन में ही थे, तो जब उनके 2 साल पूरे हो गए थे, जो कि उनको शुरू में जो शादी ग्राउंड पर लीव मिली थी, तो ये कहते हैं कि उन्होंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया, तो अनफॉर्चुनेटली होम ऑफिस ने उनकी इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी और उसके साथ ही उनका डिपोर्टेशन ऑर्डर भी इशू कर दिया। तो कहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपील की और फर्स्ट ट्राइब्यूनल ने उनकी अपील भी डिसमिस कर दी है। तो वो आप ये पूछना चाहते हैं कि उनको आगे क्या करना चाहिए, चूँकि वो बहुत परेशान है। वो ये कहते हैं कि उनकी वाइफ ब्रिटिश सिटीज़न है और उनका एक बच्चा भी है जो कि ब्रिटिश है और वो वाइफ और बच्चे को छोड़ के वापस से जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में उनको एडवाइस चाहिए कि कासिम को क्या करना चाहिए। तो कासिम साहब, पहले तो बड़ा अफसोस हुआ कि आपके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कानून यही कहता है कि अगर किसी आदमी को सज़ा हो जाती है या प्रिजन में चले जाते हैं और आपकी कन्विक्शन जो इम्प्रिजनमेंट अगर आपको होती है 12 महीने उससे ज़्यादा की, तो उसके बाद आमतौर पे डिपोर्टेशन आर्डर का इशू होना मैंडेटरी होता है। तो आपके पास तो अभी इंडेफिनिट लीव नहीं थी, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होगी किसी के पास इंडेफिनिट लीव हो और वो किसी ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए कि उनको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए प्रिजन में भेजा जाए, तो फिर उनका वो इंडेफिनिट लीव कैंसिल हो जाती है और डिपोर्टेशन आर्डर इशू हो जाता है। और ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है और होम ऑफिस ने आपकी जो सेटलमेंट की एप्लीकेशन है शादी के ग्राउंड पे, वो भी ज़्यादा इसी वजह से रिफ्यूज़ की, आपकी कन्विक्शन की वजह से।
और डिपोर्टेशन आर्डर इशू किया है। लेकिन जैसे कि आपने फरमाया है कि इससे पहले आपकी कोई और कन्विक्शन नहीं है, तो ज़ाहिर है आप कोई हैबिचुअल क्रिमिनल तो नहीं है, आपसे एक एक्सीडेंट हुआ है तो उस और ख़ास तौर पे आपकी वाइफ और आपका बच्चा ये दोनों ब्रिटिश सिटीज़न हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है आपके केस में मेरिट्स तो बनते हैं, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट स्टेट ट्रिब्यूनल ने अपील डिसमिस कर दिया है तो यकीनी तौर पर आपको इस बारे में किसी अच्छे से सोलिसिटर से फर्दर एडवाइस लेनी चाहिए। और आपके केस में ये आपके जो कोर्ट का डिटर्मिनेशन है वो देखने से ही पता चल सकता है कि उसमें कोई ऐसा लीगल पॉइंट है कि आप इस मैटर को अपर ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो आपके सर्कमस्टांसेस है इसमें यकीनी तौर पे कि इसमें कुछ ना कुछ मेरिट होगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा फौरी तौर पे बगैर टाइम ज़ाया किए आप इस बारे में प्रॉपर एडवाइस लें और अपर ट्रिब्यूनल में आप अप्लाई करें। तो वहाँ से फिर अपर ट्रिब्यूनल देखेगा कि फर्स्ट स्टेट ट्रिब्यूनल ने डिसीजन बनाने में कहाँ गलती की है। तो अगर कोई ऐसी गलती हुई है तो फिर वो आपको आगे जाने की परमिशन दे देंगे। तो इसमें आपको फौरी तौर पे अच्छी सी एडवाइस दे लेनी चाहिए। तो यहाँ ये भी आपको बिल्कुल ज़हन में रखना चाहिए कि अगर किसी को सज़ा हो जाती है 12 महीने या उससे ज़्यादा, तो फिर आम तौर पे अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न नहीं हैं या यूरोपियन सिटीज़न नहीं हैं तो फिर डिपोर्टेशन आर्डर एक मैंडेटरी होम ऑफिस का प्रोसेस है। तो इस बारे में सब लोगों को आगाही भी होनी चाहिए और आपको सबको बहुत केयरफुल भी रहना चाहिए। इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक और सवाल मिस्टर मियाँ का है। मिस्टर मियाँ का भी ऐसा ही मामला है कि वो कहते हैं कि वो 2001 में यूके में आए थे, वो अपने फादर के डिपेंडेंट थे और वो पूरी फैमिली के साथ यूके में आए थे और 2003 में उनको यहाँ इंडेफिनेटली मिल गई थी। तो मिस्टर मियाँ कहते हैं कि बाद में उन्होंने शादी कर ली और फिर बांग्लादेश से उनकी वाइफ यहाँ आ गई और उनके 2 बच्चे हैं जो कि दोनों ब्रिटिश सिटीज़न हैं और अब उनकी वाइफ भी ब्रिटिश है। तो मिस्टर मियाँ कहते हैं कि वो अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए और वो कहते हैं कि वो उसकी वजह से फिर उनसे बहुत सारे क्राइम्स सरजद हुए हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत दफ़ा वो प्रिजन में गए हैं और बहुत दफ़ा उनको सज़ा भी हुई है। तो ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत से कोर्सेज़ भी किए हैं और वो उन्होंने इस ड्रग की लानत से छुटकारा हासिल करने की भी बहुत कोशिश की है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके। तो ये कहते हैं कि उनकी फैमिली लाइफ भी ब्रेक हो गई है, क्योंकि किसी मामले पर उन्होंने अपनी वाइफ को कुछ टार्चर का या उन पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। तो वो कहते हैं कि वो मैटर भी कोर्ट में गया और फिर उस केस में भी उनको सज़ा हुई। वो ये कहते हैं कि अब वाइफ और बच्चे उनके साथ नहीं रहते और उनको कोर्ट की तरफ से आर्डर है कि वो वाइफ और बच्चों के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और अगर वो कांटेक्ट करना भी चाहें तो सिर्फ वो सोलिसिटर के थ्रू कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि अब रिसेंटली उनको होम ऑफिस ने अरेस्ट कर लिया है और अब उनकी डिपोर्टेशन का प्रोसेस शुरू है। तो मिस्टर मियाँ ये भी कहते हैं कि लास्ट ईयर उनका डिपोर्टेशन आर्डर इशू हुआ था जब वो प्रिजन में थे और उस डिपोर्टेशन के ख़िलाफ़ उन्होंने अपील की थी। उस अपील के प्रोसेस के दौरान उनकी बेल हो गई थी, लेकिन उनकी डिपोर्टेशन के ख़िलाफ़ अपील डिसमिस हो गई थी। तो ये कहते हैं कि इस वक्त वो डिटेंशन में हैं और डिपोर्टेशन का वेट कर रहे हैं। तो वो भी यही कहते हैं कि उनकी वाइफ और दोनों बच्चे ब्रिटिश सिटीज़न हैं और उनकी पूरी फैमिली यहाँ रहती है और वो इस वजह से वापस नहीं जाना चाहते बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ उनका कोई भी नहीं है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि अब उनके पास क्या ऑप्शन हो सकता है। तो मिस्टर मियाँ आपकी भी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन आपका केस मुझे खासा मायूस कुल नज़र आता है और इसमें चांसेस बड़े कम नज़र आते हैं। जैसे कि आपने फरमाया है कि आपने डिपोर्टेशन के ख़िलाफ़ अपील की और वो अपील ऑलरेडी डिसमिस हो चुकी हुई है। तो इसका मतलब क्या मतलब है कि डिपोर्टेशन के ख़िलाफ़ जो आपका सारा मामला तो कोर्ट ने कंसिडर कर दिया, और अगर कोर्ट ये समझती है कि आप डिपोर्टेशन जस्टिफाइड है तो फिर तो अब कुछ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। और फिर साथ आपने ये भी फरमाया है कि आपकी बहुत सी कन्विक्शंस हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले कासिम से बात करते हुए अर्ज़ किया है कि अगर आपकी कन्विक्शन 12 महीने या उससे ज़्यादा हो जाती है, यानी आपको 12 महीने उससे ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, तो फिर उसके बाद डिपोर्टेशन आर्डर का प्रोसेस एक मैंडेटरी प्रोसेस है जो होम ऑफिस शुरू कर देता है। और आपको चूँकि बहुत ज़्यादा कन्विक्शन हुई हैं और फिर आप ड्रग्स के मामला में भी इन्वॉल्व हैं, तो यकीनी तौर पर और ख़ास तौर पे फिर अगर आपने अपनी वाइफ को टार्चर किया और उस पर भी आपको सज़ा हुई और फिर आपको कोर्ट की तरफ से ये आर्डर है कि आप अपनी वाइफ और बच्चों से कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर ये प्रूव करना खासा मुश्किल है कि आपकी फैमिली लाइफ एग्जिस्ट कर रही है यूके में। तो ऐसी सूरत में अगर आपकी अपीलें भी डिसमिस हो गई हैं और वाइफ और बच्चों के साथ भी आपका कॉन्टैक्ट नहीं है और डिपोर्टेशन के ख़िलाफ़ आपकी अपील भी डिसमिस हो गई है, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में इस स्टेज पर कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बेहतर यही है कि अपने लोकल एरिया में किसी भी अच्छे से सोलिसिटर से आप इस बारे में डिस्कस कर लें। हो सकता है वो इस पोजीशन में हो, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद शायद वो कोई डिफरेंट ओपिनियन दे सकें, लेकिन जो आपके हालात नज़र आते हैं इसमें बहुत ही कम उम्मीद नज़र आती है कि आपकी डिपोर्टेशन को स्टॉप किया जाए।
मियाँ के बाद हम बात करते हैं हुसैन अली के साथ। हुसैन अली कहते हैं कि वो वर्क परमिट पे यूके में आए थे, सॉरी वर्किंग हॉलीडे मेकर के तौर पे वो यूके में आए थे। उस वक्त उनको 2 साल का वीज़ा मिला था। तो ये कहते हैं कि उसके बाद उनकी एक यूरोपियन सिटीज़न के साथ शादी हो गई थी और जिस ग्राउंड पे उनको 5 ईयर का रेजिडेंस परमिट मिला था। तो हुसैन अली कहते हैं कि 5 ईयर का रेजिडेंस परमिट मिलने के बाद रिसेंटली अभी उनको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड इशू हो गया है। तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये परमानेंट रेजिडेंस कार्ड इंडेफिनिट लीव के ही बराबर कोई चीज़ है या कि ये कोई डिफरेंट चीज़ है। और दूसरा उनका क्वेश्चन ये है कि वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। तो हुसैन अली बिल्कुल, अगर आपको 5 साल का रेजिडेंस कार्ड मिला था और उसके बाद आपने सारे रिक्वायरमेंट पूरी की हैं, यानी आप अपनी वाइफ के साथ रहते रहें और वाइफ आपकी ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती रही हैं, तो फिर अगर आपको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिला है तो ये यकीनी तौर पे ये इंडेफिनिट लीव के ही बराबर है। और बिल्कुल आपको वही राइट्स हैं जो किसी भी ऐसे शख्स को हासिल होते हैं जिसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो। तो ये बिल्कुल इंडेफिनिट लीव आप इसको कह सकते हैं। और जहाँ तक ये सवाल है कि आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल वो आपके 5 ईयर्स का रूल अप्लाई होगा कि आप कम से कम यूके में 5 साल से रह रहे हों, जैसे कि आप रह रहे हों। दूसरी उसमें कंडीशन होती है कि इंडेफिनिट लीव को कम से कम 1 साल का पीरियड होना चाहिए। तो जैसे कि आपको रिसेंटली इंडेफिनिट लीव मिली है या परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिला है, तो इसके 1 साल के बाद आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें जैसा कि शायद आपको पता भी होगा कि आमतौर पे रिक्वायरमेंट रूल की यही है कि आप अगर 5 साल की ग्राउंड पे अप्लाई करते हैं तो पूरे 5 साल के दौरान आपकी यूके से गैर हाज़िरी 460 दिन 460 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो आखिरी आपका साल है उसमें 90 डेज से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते। अगर आप 90 डेज से ज़्यादा 1 साल में बाहर रहेंगे तो फिर आप फौरी तौर पे नेचुरलाइजेशन के लिए ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। ब्रेक के फ़ौरन बाद फिर हाज़िर होते हैं आपकी खिदमत में। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हुसैन अली के साथ, जिनको परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिल गया है और उम्मीद है कि वो नेक्स्ट ईयर ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे और उम्मीद है कि उनको ब्रिटिश नेशनलिटी भी मिल जाएगी। हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिस्टर पटेल के साथ। पटेल कहते हैं कि वो 11 साल पहले यूके में आए थे। वो और उनकी वाइफ के पास विज़िट वीज़ा था, लेकिन वो कहते हैं कि वो अभी तक वापस नहीं गए और वो यहाँ के ओवरस्टे हो गए थे। तो ये कहते हैं कि फिर उनकी डॉटर, उनकी बेटी यहाँ पैदा हुई थी। तो वो कहते हैं कि अब उनकी बेटी की उम्र 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है। वो कहते हैं कि उन्होंने होम ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट की थी अपना स्टे रेगुलराइज करने के लिए और अनफॉर्चुनेटली उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। फिर होम ऑफिस ने उनका रिमूवल का डिसीजन इशू किया। रिमूवल के ख़िलाफ़ उन्होंने अपील की, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी अपील फर्स्ट ट्राइब्यूनल और फिर अपर ट्राइब्यूनल ने भी रिफ्यूज़ कर दी और कोर्ट ने ये पॉइंट कंसिडर नहीं किया कि उनकी डॉटर को यहाँ लगभग 10 साल हो गए हैं। मुझे कहते हैं कि होम ऑफिस की भी यही ओपिनियन थी और दोनों कोर्ट्स की भी यही ओपिनियन है कि अगर ये फैमिली वापस इंडिया चली जाएगी तो ये कहते हैं कि कोर्ट ये कहती है कि, और कोर्ट ने डिटर्मिनेशन में यही लिखा है कि चूँकि पेरेंट्स के साथ इनकी डॉटर भी यहाँ से वापस जाएगी तो पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे तो वो वहाँ सेटल हो जाएगी। तो अब वो मिस्टर पटेल ये पूछना चाहते हैं कि अब उन्होंने सुना है अपने बहुत से दोस्तों के साथ, तो फिर कहते हैं कि उन्होंने एक आध केस में ये देखा भी है कि अगर कोई बच्चा यूके में पैदा होता है और उसकी उम्र 10 साल जाती है तो वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। कोई इनका और इनकी डॉटर का केस ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो चुका हुआ है और वो इस वक्त बिल्कुल वो कहते हैं कि हम रिमूवल को फेस कर रहे हैं और हम बिल्कुल ये इमिग्रेशन सर्विसेज से छुप के रह रहे हैं। तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसी सूरत में इनकी डॉटर ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं और अगर कर सकती हैं तो उसका प्रोसेस क्या होगा। तो मिस्टर पटेल, बिल्कुल आपने सही सुना है, ये बिल्कुल लॉ मौजूद है कि अगर कोई बच्चा यूके में पैदा होता है और वो फिर
10 साल यूके में गुजार देता है तो वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए यकीनी तौर पे क्वालिफाई कर जाता है, और ये रिगार्डलेस कि उसका या उसके पेरेंट्स का इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। तो आपकी अगरचे एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है और आपकी डॉटर की भी एप्लीकेशन आपके डिपेंडेंट के तौर पे रिफ्यूज़ हुई है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि वो आपकी डॉटर यूके में बॉर्न हुई हैं और वो 10 साल से ज़्यादा का टाइम उनको हो गया यूके में रहते हुए, तो इस सूरत में बिल्कुल आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन आप होम ऑफिस में सबमिट करते हैं लिवरपूल में, उसकी वो लोग एक फ़ी भी चार्ज करते हैं, और इसमें आपको ये प्रूव करना होता है कि 10 साल से आपकी डॉटर यूके में ही रह रही है, तो आपको उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर उनका पासपोर्ट है वो आप सबमिट कर सकते हैं। आपको फर्दर एविडेंस चाहिए होगी, जैसे आप बच्ची के स्कूलों से लेटर्स ले सकते हैं कि वो किन किन स्कूलों में कब कब तक वो इनरोल रही हैं और कॉलेज स्कूल अटेंड करती रही हैं। आप जीपी से एक लेटर ले सकते हैं कि वो कब से जीपी के पास रजिस्टर्ड हैं। तो इस तरह की आपके पास एविडेंस होनी चाहिए जिससे आप प्रूव कर सकें कि आपकी डॉटर 10 साल से यूके में रह रही हैं। तो अगर आप ये होम ऑफिस को सेटिस्फाई कर देते हैं कि 10 साल से आपकी डॉटर यूके में है, तो बिल्कुल आप वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई कर सकती हैं और वो रजिस्टर्ड हो सकती हैं एज ए ब्रिटिश सिटीज़न। तो इस बारे में होम ऑफिस की वेबसाइट से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी भी सॉलिसिटर से मिल लें, वो आपको फर्दर गाइड कर देंगे कि नेशनलिटी की एप्लीकेशन, बच्ची की जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कैसे सबमिट की जा सकती है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन यही था कि अगर बच्चा यूके में पैदा हो और वो 10 साल यूके में गुजार ले तो वो यकीनी तौर पे ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए क्वालिफाई कर जाता है, और आपकी डॉटर भी इसके लिए क्वालिफाई कर रही हैं। पटेल के बाद हम बलजिंदर के साथ बात करते हैं। बलजिंदर कहते हैं कि उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था। वो स्टूडेंट वीज़ा पे यूके में आए थे और उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, और अनफॉर्चुनेटली होम ऑफिस ने उनकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी, और उस रिफ्यूज़ल के ख़िलाफ़ इनके पास अपील का राइट था। तो ये कहते हैं कि इनके जो वकील थे, जो सॉलिसिटर थे, उन्होंने इनको इन्फॉर्म नहीं किया कि इनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है। वो कहते हैं कि अभी इस बात को 3 महीने हो गए। 3 महीने के बाद वो कहते हैं कि वो अपने सॉलिसिटर के पास गए सिर्फ ये पूछने के लिए कि उनके केस की पोजीशन क्या और अपडेट क्या। तो वहाँ उनको बताया गया कि इनकी तो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है। तो ये कहते हैं कि अब वो ये बड़े परेशान हैं, क्योंकि अपील करने के लिए इनके पास 10 दिन का टाइम था और वो टाइम अब निकल गया है। तो अब इनके पास इनके 2 क्वेश्चन हैं बलजिंदर के। एक तो यही पूछना चाहते हैं कि क्या वो अब भी अपील कर सकते हैं, और दूसरा वो पूछना चाहते हैं कि क्या वो होम ऑफिस में नई एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। तो बलजिंदर, जहाँ तक अपील का मसला है तो अपील आप अब भी कर सकते हैं, उसका मैं अभी आपको प्रोसेस बताता हूँ। लेकिन जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आप दोबारा स्टूडेंट की एक्सटेंशन के तौर पे अप्लाई कर सकते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने अपने पिछले प्रोग्रामों में ही बताया कि स्टूडेंट्स के लिए और जो पॉइंट बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशन है उनके लिए कंडीशन होती है कि आप टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, और अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है तो फिर आप एक्सटेंशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते। क्योंकि एक चीज़ आपके पास होगी तो आपको उसकी एक्सटेंशन मिलेगी, तो जब आपके पास वीज़ा ही नहीं है तो एक्सटेंशन का उसमें सवाल नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट तो आप नहीं बन सकते। हाँ, जहाँ तक अपील का मसला है तो बिल्कुल आप आउट ऑफ टाइम अपील कर सकते हैं। आल्दो अपील करने के लिए आपके पास 10 डेज़ का टाइम होता है, लेकिन आप अपील बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं, और अपील के अंदर आप एक्सटेंशन ऑफ टाइम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट को कोई जस्टिफाइड रीज़न दे और आप कोर्ट को सेटिस्फाई करें कि ऐसी क्या रीज़न है कि आप इन टाइम अपील नहीं कर सके, और अगर कोई माकूल वजह आप कोर्ट को दे सकते हैं, तो ये कोर्ट की जुरिसडिक्शन होती है, ट्रिब्यूनल की ये बिल्कुल जुरिसडिक्शन है, और ट्रिब्यूनल के पास ये इख्तियार है कि वो आपकी अपील का टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको माकूल रीज़न देनी होगी। तो जैसे क्या फरमाते हैं कि आपके वकील साहब ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये तो आपका वर्जन है या आपकी स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप कोर्ट को इस बारे में सेटिस्फाई कर सकें किसी भी तरीके से या किसी भी सबूत के साथ, तो फिर इसमें बिल्कुल चांसेस हैं कि कोर्ट अपील का टाइम एक्सटेंड कर दे और आपको अपील करने की परमिशन दे दे। तो बिल्कुल आप आउट ऑफ टाइम अपील कर सकते हैं। अगर अपील करने का तरीका नहीं आता आपको, जो कि बहुत सिंपल सा होता है कि अपील का फॉर्म होता है वो आपको कंप्लीट करना होता है, उसकी कोर्ट की फ़ी होती है। अगर आप इन पर्सन अटेंड करना चाहें तो वो फ़ी ज़रा डिफरेंट होती है, और अगर आप कोर्ट को कहेंगे वो पेपर्स के ऊपर डिसीजन कर दें तो उसकी फ़ी ज़रा डिफरेंट होती है। और अपील का फॉर्म होता है, उसको कंप्लीट करके उसके बाद आपको ग्राउंड देनी पड़ती हैं कि किन ग्राउंड्स पे आप अपील कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन अगर इसमें कोई दुश्वारी हो तो आप किसी भी लोकल सॉलिसिटर से मिल सकते हैं और वो आपको फर्दर गाइड कर देंगे कि अपील कैसे की जा सकती है। लेकिन ये आपके लिए भी और सारे नाज़रीन की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कह दूँ कि अगर आप बर वक्त अपील नहीं कर सकते और आपके पास कोई ऐसी माकूल रीज़न है कि आपने इन टाइम अपील क्यों नहीं की, और ख़ास तौर पर कि अगर आपको रिफ्यूज़ल के बारे में
इन टाइम पता नहीं चल सका और अगर इसके बारे में आपके पास कोई सबूत है और आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं तो आप यकीनी तौर पे अपील किसी वक्त भी लॉन्च कर सकते हैं और आपको कोर्ट को एक्सटेंशन ऑफ टाइम की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोर्ट आपके सारे हालात देख के, तो अगर जो ट्राइब्यूनल के जज साहब हैं अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि बिल्कुल सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर थी और इन टाइम अपील करना बिल्कुल आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो कोर्ट के पास ये जुरिसडिक्शन होती है कि वो अपील का टाइम एक्सटेंड कर दे, तो बिल्कुल आप आउट ऑफ टाइम अपील कर सकते हैं और डिसीजन करना कोर्ट का काम होता है कि वो डिसीजन करें या कि ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं हरभजन सिंह। हरभजन सिंह कहते हैं कि वो 10 साल से यूके में रह रहे थे और अब उनको रिसेंटली इंडेफिनिट लीव मिली है। वो स्टूडेंट के तौर पे यूके में आए थे। वो कहते हैं कि फिर उनको PSW मिला और PSW के बाद उनको वर्क परमिट इशू हुआ, तो डिफरेंट कैटेगरीज़ में हरभजन ने 10 साल यूके में कंप्लीट किए और अब उनको इंडेफिनिट लीव मिल चुकी है। हरभजन कहते हैं कि उनकी शादी हुई थी यूके में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी वाइफ ओवर स्टेड हैं और वो उनका स्टे उन्होंने रेगुलराइज करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी एप्लीकेशन होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दी, उनके पास अपील का राइट नहीं है और होम ऑफिस ने उनको यही सजेशन दिया है कि वो वापस इंडिया चले जाएं, या तो वो वहाँ से वीज़े के लिए अप्लाई करें या वो कहती हैं कि अपने हस्बैंड के साथ वापस चले जाएं या फैमिली लाइफ इंडिया में ही इंजॉय करें। तो होम ऑफिस ने इनकी वाइफ की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की। हरभजन कहते हैं कि उनकी डॉटर पैदा हुई थी उनको इंडेफिनिट लीव मिलने से पहले, तो ये कहते हैं कि अब उनको बस दोस्तों ने बताया है कि अगर क्योंकि उनके पास इंडेफिनिट स्टे है तो इस वजह से उनकी डॉटर ब्रिटिश सिटीज़न है, तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई उनकी डॉटर ब्रिटिश सिटीज़न है, अगर हैं तो उनका ब्रिटिश पासपोर्ट किस तरीके से ले सकते हैं। तो हरभजन सिंह अनफॉर्चुनेटली आपकी डॉटर ब्रिटिश सिटीज़न नहीं है। अगर इंडेफिनिट लगने से पहले आपकी डॉटर पैदा हुई है तो वो ब्रिटिश सिटीज़न नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेट अवे ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं और उनको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाएगी। ये लॉ है कि अगर पेरेंट्स में से किसी एक को भी इंडेफिनिट लीव मिल जाती है तो फिर यूके में जो भी उनका बच्चा पैदा हुआ है वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपकी डॉटर ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मिल भी जाएगी। हाँ, अगर इंडेफिनिट लीव मिलने के बाद अगर आपका कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश होगा, उसको ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी और अब स्ट्रेट अवे जो एप्लीकेशन पासपोर्ट एप्लीकेशन का फॉर्म होता है वो भर के तो आप उनका पासपोर्ट ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपनी डॉटर की ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें। उसका भी यही होता है कि आपको एक फॉर्म भरना होगा, उसकी होम ऑफिस फ़ी चार्ज करता है और आपको बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट और अपना पासपोर्ट या एविडेंस साथ लगानी होगी कि आपको इंडेफिनिट लीव मिल चुकी है। तो 2-3 महीने का ये प्रोसेस होता है कि होम ऑफिस आपको लीव ग्रांट कर देगा। और अगर आपको ये थोड़ी सी दुश्वारी होती है तो मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप लोकल एरिया में किसी भी सोलिसिटर से मिल लें तो आपको फर्दर गाइड कर देंगे। और इंडेफिनिट लीव मिलने के बाद अगर आपका कोई बच्चा पैदा होता है या किसी भी कोई ऐसा साहिब या साहिबा हैं जिनके पास इंडेफिनिट लीव है और उसके बाद अगर उनका कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश होता है, उसके लिए आपको किसी तरह की एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर आप पासपोर्ट लेना चाहें तो आप स्ट्रेट अवे उनका पासपोर्ट ले सकते हैं। तो नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। आप अपना और सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।